So let's talk about the review 2, and that is in front of your screen. It's like from unit 5 to 8. Comprehension के अंदर ये जितने भी आपको 8 सवाल नजर आ रहे हैं, what do the daffodil represents in the poem, या कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैंने सारे आप लोगों के पिछले एक्सरसाइजेज में सॉल्व करवाए हुए हैं. इफ यू जस्ट फील एनी डिफिकल्टी यू जस्ट कैन गो टू दैट वीडियोस, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स उसमें मिल सकें. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट डिस्क्रिप्शन में या उसमें आप कमेंट में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब दूंगा. तो रिव्यू टू यूनिट 5 to 8 पे जा रहे हैं हम 2 में. और कॉम्प्रीहेंशन जिसे तफहीम इबारत कहते हैं, तो ये तफहीम इबारत मतलब जितने भी चैप्टर्स के उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्होंने दिए हुए हैं कि व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. क्या जो है नज़म के अंदर शायर जो है नरगिस की फूलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है. How has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? किस तरह शायर ने नज़म के असरात को एक बुलंद व बाला जगह तक फिगरेटिव लैंग्वेज से ऊपर पहुंचा दिया है. अभी आपको फिगरेटिव लैंग्वेज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाएगी इसी वीडियो में, तो आपने बिल्कुल साथ रहना है. What was the कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मरतबा बोर्ड में आया हुआ है, जिसकी वजह से उसने रिव्यू में दिया हुआ है. हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, आप किस तरह जो है स्ट्रॉन्ग नेशन मजबूत कौम बन सकते हैं. व्हाट डज लव ऑफ कंट्री डिमांड फ्रॉम अस, ये जो मुल्क से मोहब्बत है, हमारे मुल्क से मोहब्बत जो है ये हमारे से क्या मुतालबा करती है, तकाजा करती है. हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, अंदरून जो मस्जिद का है वो कैसा दिखता है. और वाई वॉज अ सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद, जो अलग शाही कमरा है वो मस्जिद से अटैच क्यों किया गया हुआ था. वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ हिज मास्टर. तो ये जो हमारा मेरा ख्याल है पॉनी हॉर्स था, वो क्यों बेताबी से बेचैनी से इंतजार कर रहा है अपने मास्टर की अगली मूव, अगले स्टेप की. सो लेट्स टॉक अबाउट द actual thing which we just have to discuss in this video, that is the vocabulary and the MCQs which just came in your exams. तो हमने उनको डिस्कस करना था. अगर हम देखें तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है. मतलब vocabulary is like आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स का पता होना कहते हैं, और उसके अंदर आपने ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ रहे हैं आप. ये एमसीक्यू पहला है. इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जांपल ऑफ, तो मैंने पहले से आपको बताया हुआ है जी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफोर, इन चारों में से मेटाफोर है. अब ये क्यों है, कैसे है, ये अभी मैं आपको डेफिनेशंस के साथ इसको प्रूव करता हूँ. नहीं जी, ये आपके सामने फिगरेटिव लैंग्वेजेस और फिगर्स ऑफ स्पीच आपके बिल्कुल सामने हैं. अब सिमिली बहुत आसान डेफिनेशन है, काइंडली आप फोकस कीजिएगा या आप पेन पेपर साथ रखें. जो चीज़ समझ आपको आ जाती है वो आप अपने हाथों से लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. दैट इज़ जस्ट नोन एज सेंसेस. सेंसेस आपके बड़े काम करते हैं अगर आप उनको एक्टिवली उनसे काम करवाएं तो. अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज़ यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज़ दैट आर बेसिकली डिसिमिलर. ये डैफोडिल्स पेज 54 पर आपको वैसे ही उसने खुद बताया हुआ है कि सिमिली क्या होता है. किसी भी जुमले में लाइक और एज का इस्तेमाल होना, ठीक है, लाइक और एज का इस्तेमाल होना आपको क्या कहलाता है, सिमिली कहलाता है. और उसके बाद अगर आप मेटाफोर की बात करें, इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफोर. एग्जाम्पल, ही प्रूव्ड अ लायन इन अ फाइट और हिज हार्ट इज रेड एंड रेड रोर्स. अब आप अगर इसके बारे में देखें तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेटाफोर्स तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि अगर आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है और उसके अंदर जो है आपको लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करना, उसको आप मेटाफोर कहेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारी एग्जांपल दी हुई है ना, ट्री ब्रांचेस वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो, तो ये एक्चुअली मेटाफोर है. तो इसके लिए आप लोगों को ये पूरा पेज 54 जो आप ही की क्लास 9 की बुक से क्लियर किया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन क्या है जी, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक.
ठीक है। तो ये जो कैंडल फ्लेम है, इसको अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देकर डांस लिख देते हैं, जो कि अंधेरे में डांस कर रहा है, दैट इज़ एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह सनफ्लावर्स को भी अगर हम ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स देकर हवा में उसका सर हिलाते हैं, ये जो सनफ्लावर्स हैं, तो सूरजमुखी फूल हैं, इनको सर हिलाने को जो है यहाँ पर नोडेड को पर्सोनिफिकेशन की जा रहा है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ह्यूमन की डिटरमाइन कर रहा है। इमेजरी क्या है जी? इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिटेल्स यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। तो आपने क्या किया जी? इसमें मेंटल इमेजेस क्रिएट कर ली। इमेजरी का मतलब ही ख्यालात हैं, ख्याल करना है। अब वो ख्याल अगर आप अपने सेंसेस से करते हैं, जो कि टच, स्मेल और टेस्ट और साउंड है, तो दैट्स मीन कि आपने एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी को समझ लिया। ठीक है जी। तो जैसे कि विजुअल है, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड द डार्क फॉरेस्ट। ऑडिटरी, द रेसलिंग ऑफ लीव्स। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स। मतलब अगर सुनाई दे रहा है तो पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। दिखाई दे रहा है तो अंधेरे में जो घना जंगल है जिसमें रोशनी नहीं है, उसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट, स्वीट एंड जूसीज ऑरेंजेस। तो ये सारे सेंसेस अगर आपको यूज़ होते हुए किसी वर्ड में नज़र आते हैं, उसे आप इमेजरी कहते हैं। आई थिंक नाउ आई एम प्रेटी मच क्लियर कि ये जो मेटाफॉर है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये हमने इसका मेटाफॉर क्यों लगाया है। कीप अप योर मोराल। मोराल कहते हैं हौसला को। ठीक है जी। अब जो बुक्स हैं उसमें सेल्फ इस्टीम भी है और फोर्टिट्यूड भी है। जो अपडेटेड बुक है वो हमारी फोर्टिट्यूड, उसकी मिसाल दी जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, और मोराल की ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। लेकिन इस वक्त फिल वक्त आप इसको फोर्टिट्यूड को टिक करेंगे, क्योंकि आपकी ये अपडेटेड बुक्स में फोर्टिट्यूड लिखा हुआ है। वेल्थ, सेक्शन, वॉइस, ये इसके ऑप्शंस नहीं है। Subscribe G's Academy. So let's talk about the MCQ 3 of the review 2 5 to 8 unit page 90. The flowers are covered with carpets. ये चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा था कि आपने फोकस करनी है। The underlined word is an antonym of dash. अगर आप पूरी स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ते हैं और आपने कहा था जी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जी करेक्ट मीनिंग पर टिक कर दें, तो ठीक है जी, करेक्ट मीनिंग पर टिक करें, लेकिन आप स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ें कि उसने सिनोनिम पूछा है आपको या एंटोनिम पूछा है। तो 5 मार्क्स अगर आपके वो देता है तो इस चीज पर जरा फोकस जरूर कीजिएगा कि वो जुमले में एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है। तो स्प्रेड, स्ट्रेच्ड, इनक्लोज्ड। स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। स्ट्रेच्ड, इनक्लोज्ड जो है, स्ट्रेच जो इनक्लोज जो है, ये इतने खास नहीं है। मतलब कि स्ट्रेच का तो मतलब होता है ना फैलना या खींचना, इनक्लोज बंद कर देना और स्प्रेड फैल जाना। एंटोनिम कवर्ड का ढका हुआ का एक्सपोज्ड होगा, जो चीज खुली हुई हो, दिखाई जाए। So the correct is B option. The little birds are peeping yet the underlined word is synonym. अब आप चीजें क्लियर हो रही होंगी कि उसने अब synonym पूछा है, पहले वो एंटोनिम पूछ रहा है, अब वो synonym पूछ रहा है। Peeping का मतलब होता है little birds जो थी वो चहचहा रही थी। Crying, yelling और weeping. Weeping रोना, crying चिल्लाना, yelling भी चिल्लाना, crying रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है। तो यहाँ पर जो ट्विटरिंग है वो इसकी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो ये निहायत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो आपसे लकी जो है वो शख्स कोई नहीं है, क्योंकि अब जो हम ग्रामर करने वाले हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन हर बोर्ड के अंदर, लास्ट क्वेश्चन जो ग्रामर का आता है, मैं आपको बता दूं वो यहीं से आता है। तो इसको बिल्कुल केयरफुली आप लोग टिक करें, सुने और ऑप्शंस को देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड द ग्रामर पोर्शन। द पुलिस डिस्पर्स्ड। ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है उसको मतलब वो कर दिया गया, इंतशार जो फैला रहा था क्राउड, उसको खत्म कर दिया गया, बिखेर दिया गया कि चलो भी यहाँ से इधर उधर हो जाओ। तो एक ग्रुप बना होता है, एक क्राउड जो होता है वो एक इकट्ठा हुआ होता है। तो डिस्पर्स का मतलब होता है उनको बखेर देना, उनको वहां से तोड़ देना, उनको वहां से कहना भाई आप यहाँ से चले जाएं, ग्रुप्स में मत खड़े हो। द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। अब इससे पहले हमें जो है नाउन की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने पहले ही चीजें तैयार रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो रिव्यू हमारी यहाँ पर 3 लिख दी गई है। मेरा ख्याल है रिव्यू 3 के अंदर भी ये चीजें पूछी हुई हैं, तो आप इधर भी समझ लें और उधर भी समझ लें।
सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द नाउन टाइप्स। ठीक है, आपको नाउन टाइप्स का आइडिया होना चाहिए कि नाउन की टाइप्स क्या होती हैं। एक है जी कॉमन नाउन, जिसे आप बॉय या गर्ल कहते हैं, मतलब किसी से भी आप अगर कह रहे हैं बात सुनो भाई लड़के, बात सुनो भी लड़की। अब हमें नहीं पता वो कौन सा लड़का है, वो कौन सी लड़की है, क्योंकि क्लास में तो बहुत से लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली उनके नाम से पुकार रहे हैं, दैट इज एक्चुअल द प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन आम शख्स, चीज, जगह के कहते हैं। प्रॉपर नाउन अगर आप किसी को प्रॉपरली उसके नाम लेकर पुकारा जाए तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, दैट चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक है, दैट चेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज नोन एज मटीरियल नाउन। और अगर आप सोना ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, उसको गोल्ड से बनता है। अगर आप ग्लास में पानी पीते हैं या आपने खिड़कियां देखी हो शीशे की, तो एक चीज से दूसरी चीज का बनना मटीरियल नाउन है। सिल्वर से भी मजीद और दूसरी चीजें बनती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी? इनटैंजिबल थिंग्स को कहते हैं। वी आर जस्ट नॉट डिस्कसिंग द डेफिनेशंस ताकि आप लोग परेशान ना हो। वी आर जस्ट हैविंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसी वीडियोस में आपको, इसी 9th क्लास की वीडियोस में ग्रामर की भी ईच एंड एवरी बिट को जो कि ग्रामर की है, इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आप इनको कॉन्सेप्ट ले लें और इनकी एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझ लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इंटैंजिबल चीजें होती हैं, द थिंग्स विच यू कैन नॉट टच एंड विच यू कैन नॉट सी। ठीक है जी, जैसे कि आपकी जहानत, आपकी बहादुरी, आपकी दयानतदारी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस, ये 3 चीजों को आप देख ही नहीं सकते हैं। अगर आप इन चीजों को देख नहीं सकते हैं, सो दैट मीन्स कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर मैं दूसरी तरफ से बात करूं तो द कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्वालिटीज विच इज एक्चुअली नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, किसी भी चीज, शख्स की क्वालिटी को बताना, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। काउंटेबल नाउन, द थिंग्स यू कैन काउंट, that is not just balls and caps, it's other things also, like tables, like chairs, like anything you just can count. वो कोई भी चीज जो आप गिन सकते हैं, वो है जी काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, मिल्क है, एनीथिंग, सैंड है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या है जी? आपका विल, स्टार, एक 2 नाउन है जो आपस में मिल जाते हैं। विकेट कीपर, स्टाफ रूम, ये 2 नाउन है। इनको अगर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तो वो कंपाउंड नाउन हो जाएंगे। अब याद रखिएगा, ये दोनों नाउन एक जैसे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रूम रूम, दैट इज नॉट एक्चुअल द मीनिंग। आप रूम रूम नहीं कह सकते, 2 नाउन्स को इकट्ठा नहीं लिख सकते। मीन टू से दोनों सेम वर्ड नहीं होने चाहिए, सेम नाउन्स नहीं होने चाहिए, डिफरेंट नाउन होने चाहिए और मिलकर पुकारे जाने चाहिए, तब वो कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। कंक्रीट नाउन क्या होता है जी? टैंजिबल होता है, ये इसका ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, टैंजिबल्स वो होते हैं जिन चीजों को आप हाथ लगा सकें, लाइक सॉफ्ट बोर्ड इन विच वी जस्ट हैड द लेक्चर्स ऑफ आवर टीचर्स। ठीक है, जो सामने व्हाइट बोर्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट बोर्ड पे जहां पर वो नोटिफिकेशंस क्लासेस के या मतलब स्कूल्स के लगे होते हैं। टेबल्स आप उनको हाथ लगा सकते हैं, चेयर्स आप उनको हाथ लगा सकते हैं। द थिंग्स विच यू कैन टच एंड सी इज नोन एज कंक्रीट नाउन। So, coming back to our first MCQ, the police dispersed the crowd. Crowd is a group of word. ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, अनकाउंटेबल मैंने आपको समझा दिया था। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? अगर आप किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कलेक्ट कर कर बुलाएं या बोला जाए, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्राउड के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह ऑडियंस के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा सोल्जर्स होते हैं, इसलिए आर्मी भी कलेक्टिव नाउन। क्लास ग्रुप ऑफ क्लास की होती है, मतलब स्टूडेंट्स की होती है, तो इसलिए उसको क्लास कहा जा रहा है। इसी तरह स्टाफ होता है, स्टाफ के अंदर ग्रुप ऑफ टीचर्स को कहा जाता है, मतलब मजमुआ। अगर आप कलेक्टिव नाउन समझना चाहते हैं तो वो मजमुए को कहा जा रहा है कलेक्टिव नाउन। क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, इसकी सही ऑप्शन कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अगर आप सेकंड एमसीक्यू देखें, द डॉग सैट डैश हिज मास्टर बिसाइड। ठीक है, अब 2 किस्म के बिसाइड होते हैं, 2 किस्म के बिसाइड होते हैं। एक बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स। ये जो बिसाइड है इसका मतलब होता है के साथ, और बिसाइड्स सवाए और अलावा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको यहाँ पे क्यों क्लियर कर रहा हूं भाई? आपके फर्स्ट ईयर में आपके किसी भी पेयर ऑफ वर्ड्स में जिसको होमोफोन्स कहते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाती हैं। तो मैंने तो आपको क्लास 9 में ही बता दी हैं। तो द डॉग सैट बिसाइड
हिज मास्टर मतलब अपने मास्टर के साथ वो बैठा हुआ है। और अक्रॉस, अलोंग और ओवर ये भी आपके प्रेपोजिशन है, बट ये यहाँ पर सूटेबल नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लगाएंगे। अगले थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं, और हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है वो हमें आई होप दैट स्क्रीन इज क्लियर। यस, स्क्रीन इज क्लियर नाउ। वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। और ये भी और ये भी और अनलेस भी, ये भी इसमें नहीं आ रहे हैं बिकॉज इसकी सेंस क्लियर नहीं हो रही है। जब तक, ठीक है, टिल, wait till I return. I had a noise coming from behind the room. Came, come, will come, ये ऑप्शंस इसकी नहीं है। coming आपकी एक करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ जी he spoke very loud. The underlined word is an adverb of manner, degree, frequency, time. तो जो वेरी लाउड है, अब मैं आपको इसको बहुत ज्यादा क्लियर करने वाला हूं, आप लोगों ने गौर से इस एमसीक्यू को समझना है, ठीक है जी। उससे पहले जो है हम एडवर्ब की टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। आई होप दैट आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। नाउ इट्स बिट क्लियर। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होती हैं जी? एडवर्ब ऑफ मैनर भी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है कि आप स्लोली जा रहे हैं, ठीक है। द मैनर इन द सेंटेंस, जो भी मैनर होगा उसको आप एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। आप ब्रेवली काम कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सो फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे उड़ गया कि एल वाई ली वाले सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नहीं जी, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है जी? द एडवर्ब विच इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, या द वर्ड विच इंक्रीज द इंफॉर्मेशन ऑफ अ वर्ब, ठीक है। वो जा तो रहे हैं लेकिन वो आहिस्ता जा रहे हैं, वो जा तो रहे हैं लड़ने के लिए लेकिन वो बहादुरी से जा रहे हैं लड़ने के लिए, वो गाड़ी तेज चला तो रहे हैं लेकिन वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। मतलब कोई भी काम किया जा रहा है लेकिन वो इस तरीके से किया जा रहा है। अ वर्ड दैट एड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है जी। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ होते हैं, वो हर जगह होते हैं, वो हर जगह ही है, एवरीवेयर ही है। वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर ही इज गोइंग। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको बताता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मतलब उस सेंटेंस के अंदर आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? व्हेन, देन, मैं ना फिर वहां पर मुयस्सर होऊंगा, मैं इतवार वाले दिन आऊंगा, मैं कब आऊं। तो मतलब जो चीजें वक्त को जाहिर कर रही हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम Subscribe है। G's सो Academy. कमिंग बैक ऑन आवर लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस पेज, पेज 90, ही स्पोक वेरी लाउड। द अंडरलाइन वर्ड इज एन, आपका ये मैनर है, मैनर, ठीक है। ना ये फ्रीक्वेंसी है, ना ये टाइम है, और ना ही ये डिग्री है, ठीक है जी। आई थिंक आई एम प्रेटी मच क्लियर कि मैंने आपको क्या समझाना था। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, अब दो इश्यूज हैं यहां पर। ये डिग्री हो सकता है क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन हम एडवर्ब ऑफ मैनर क्यों लगा रहे हैं? वो हमारी एक छोटी सी ये मजबूरी है कि जो बोर्ड है उसने इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि वी जस्ट हैव टू एक एमसीक्यू के लिए हमें बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता है। तो ये वेरी की वजह से एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है जी। लेकिन हम भी अभी हम वेरी लाउड इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज दे जस्ट हैव एंटर दिस मीनिंग इन मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, वेरी लाउड। ये इस साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना चाहते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, लेकिन 1-2 साल के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। So let's talk about the MCQ 6 on page 91 that we watched him go. The underlined word is a और an. इससे पहले हम जो है पेज डिस्कस करेंगे अपना 58, उसके ऊपर आपको सारा बताया हुआ उसने कि पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल देख लेते हैं। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये वर्ब फॉर्म होती है पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, ठीक है। एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल देख लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत इजी वर्डिंग में समझाया हुआ है। द फॉर्म विच इज विद विच वी जस्ट रीड आईएनजी, ठीक है। ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, जैसे कि लाफिंग लेडी है, फॉलिंग टेम्परेचर है,
द स्टिंगिंग रिमार्क है। ऐसा अमल जो फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का लगना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, जिसको आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप समझ लें कि जी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी। ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी कह सकते हैं और आप जो है ईडी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब को भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये टायर्ड डांसर, इंजर्ड प्लेयर, ठीक है। उसके बाद क्रैक्ड वेज। However, irregular verbs have various past participle endings such as thrown, ridden, built and gone. ठीक है। और भी बहुत से पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जो एन, ई एन टी या गॉन पर भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है। मतलब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, पास्ट पार्टिसिपल और रेगुलर और इरेगुलर में फर्क क्या है। ठीक है। ये मैंने अभी लास्ट रिव्यू 1 की वीडियो में भी समझाया है। रेगुलर वो होते हैं जिनके साथ सिर्फ ईडी की फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है जी। और इरेगुलर क्या होते हैं, जिसके साथ ईडी की फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती, इसलिए उसने थ्रोन, बिल्ट, गॉन और रिडन लिखा है। ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है, एंडिंग्स विद एन, ई एन टी और एनी। सो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि वी वॉच्ड हिम गो। ठीक है। द अंडरलाइन वर्ड इज अ और एन। पास्ट पार्टिसिपल तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि पास्ट पार्टिसिपल ईडी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। ठीक है जी, रेगुलर वर्ब्स की। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कह देते हैं। और उसके बाद जरन और इन्फिनेटिव रह गए हैं। ठीक है। अब ये पेज 69 आपके सामने है, इसको भी मैंने आपकी लास्ट वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, लेकिन अब आप फिर इसको देख लें कि ये इन्फिनेटिव और जरन्स होते एक्चुअली क्या हैं। ठीक है जी, आपके सामने इन्फिनेटिव जो है स्क्रीन में क्लियर हो गया जी बिल्कुल। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स। ठीक है। अब ये मसाजिद कहा जाता है इसको, मतलब जो अब इंग्लिश है। ही मेड पीपल वर्क। अब उसने कहा है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का लगना भी इन्फिनेटिव है, और अगर फर्स्ट फॉर्म भी लगी हुई है तब भी इन्फिनेटिव है। चलें इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। वी से दैट टू गो इज द इन्फिनेटिव ऑफ द वर्ब। समटाइम्स टू इज यूज्ड एज एन एग्जांपल। समटाइम्स इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड इन एग्जाम्पल भी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको समझा चुका हूं कि टू और गो मतलब फर्स्ट फॉर्म का टू के साथ लगना तब भी इन्फिनेटिव हुआ, अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तब भी ये इन्फिनेटिव है। ठीक है। उसके बाद आप जरंड को भी देख लें। ठीक है। अभी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है और जरंड पढ़ा है, मतलब अब इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जब इसको समझ लेंगे अच्छे से और पेन डाउन कर लें अभी, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी। अब ये भी सुन लें कि जरंड क्या है। अ जरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आईएनजी पर ही खत्म हो रहा है, एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन। लेकिन मसला क्या है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब का फंक्शन नहीं रखता, ये नाउन का रखता है। तो जरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल आई होप दैट कि आप क्लियर कर चुके होंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल भी देख लें। पेंटिंग इज अ गुड फन। He's not saying that I'm doing painting. Actually, the doing will be the first form plus ing. लेकिन इसके अंदर जो पेंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक जरंड है, क्योंकि ये एक उसका हुनर है। ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख लें, आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है। ठीक है। मुझे पेंटिंग करना पसंद नहीं है। सो पेंटिंग हियर इज नॉट द फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देयर इट इज नाउन। ये यहाँ पे एज ए नाउन यूज हो रहा है। माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, उसने इस जुमले में कहा है कि मेरा पसंदीदा मशगला पेंटिंग है। सो वेयर एवर देयर इज नाउन एंड इट इज हैविंग आईएनजी, तो उसको आप कहेंगे जरंड। और उसने नीचे आपको बता भी दिया है, इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज नॉट वर्क ऑफ पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। अब क्या हुआ जी, अब ये और ज्यादा आपको एमसीक्यू क्लियर हो गया। ठीक है। आप ही की बुक की रेफरेंस से मैंने इन ऑप्शंस को क्लियर किया है। आई होप कि अब ये एमसीक्यू किसी भी किस्म का डाउटलेस नहीं है। ठीक है। तो अब आपको
इन्फिनिटिव बगैर किसी डाउट के लगा देना चाहिए, और जेरेंड यहाँ पे नाउन प्लस आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म या ईडी वाली फॉर्म को कहते हैं. सो वी आर जस्ट हैविंग हेयर डी ऑप्शन विच इज इन्फिनिटिव. ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, ये लें जी, जेरेंड भी उसने साथ ही दे दी है. द अंडरलाइन वर्ड इज और एन. अब ये बिना बगैर सोचे हम इसको जेरेंड कर देंगे, क्योंकि उसने कहा कि मुझे शौक है कुकिंग करने का. इट डजंट मीन्स कि यहाँ पे लिख दिया उसने कि इसको एज अ वर्ब यूज किया, एज अ नाउन यूज किया, तो इसलिए ये यहाँ पर जेरेंड है. इन्फिनिटिव भी नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, और पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं है. मूविंग टूवर्ड्स MCQ 8. If you had studied hard, you would have succeeded. इसमें would, will have और will नहीं शो हो रहे हैं, और मतलब गलत है, और would have जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है. The shoe is pressing on my toe. अच्छा, अब आपको फ्रेज का पता होना लाजमी है, ठीक है. इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक इजी वर्डिंग्स तैयार कर रखी हैं. So there it is. A group of words which does not make any sense is known as a phrase. अगर इसी तरह a group of words which make sense कर लें तो वो जुमला होता है, और a group of words which doesn't make any sense उसको आप कह लें कि जी वो phrase है, मतलब नामुकम्मल जुमला. अब preposition phrase, adjective phrase, noun phrase और आपका ये जो adverb phrase है, ये वो कैसे हम इसको अब determine कर सकते हैं. जाहिरी सी बात है, उसी definition के अंदर अगर आप ये डिस्कस कर लें कि a group of words which is having preposition and is not making any sense is known as preposition phrase. The shoe is pressing on my toe. So on is actually the preposition. That is why we are just putting preposition phrase. ये noun phrase भी नहीं है, adverb phrase भी नहीं है, adjective phrase भी नहीं है. So the last MCQ of this review 2, that is which of the following is an appropriate sentence. आप appropriate sentence बताएं इसमें से क्या है. तो इसमें से जो C ऑप्शन है, we are usually tired by the end of the day. हम ज्यादातर अमूमन थक जाते हैं दिन के आखिर में. तो C की जो ऑप्शन है जी वो आपकी बेस्ट ऑप्शन है. सो इसी के साथ आपकी रिव्यू 2 फिनिश है. अब हम करते हैं स्टार्ट रिव्यू 3. Thank you for watching GS Academy.